हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम बात कर रहे थे एक्सक्रिएशन के बारे में। पीछे वाली क्लास में हमने यूरिन फॉर्मेशन मैकेनिज्म पढ़ी थी और यूरिन फॉर्मेशन मैकेनिज्म के द्वारा जो नेफ्रॉन है वो यूरिन का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है ना। और यूरिन के फॉर्मेशन मैकेनिज्म के लिए हमने 3 स्टेप पढ़ी थी कि बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस के द्वारा अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो रहा है। उनके बाद में हमने ये पीसीटी है, हेनले का लूप है, डीसीटी एंड सीटी है, उनके द्वारा पुनः अवशोषण हो रहा है। उनके बाद में कुछ ब्लड में कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन के द्वारा फिल्ट्रेट नहीं हो पाते हैं, तो उनको डायरेक्टली सिक्रेशन के माध्यम से उसको उनका पुनः अवशोषण किया जाता है। तो ये सारी प्रोसेस हमने पीछे पढ़ी है। साथ साथ में उसकी हमने वासारेक्टा मैकेनिज्म के बारे में बात की थी, ठीक है। अब जो हम बात कर रहे थे किडनी के बारे में, हम बात करें किडनी क्या होता है। ह्यूमन का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। किडनी के अलावा भी हमारी बॉडी में बहुत सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन और भी होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज का अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन। अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन, अदर यानी किडनी को छोड़ करके अन्य एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन आता है स्किन। तो स्किन के बारे में अगर हम बात करें तो स्किन भी क्या कर रही है, एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन का कार्य करती है। क्यों करती है? क्योंकि जब हमारी बॉडी में वाटर की क्वांटिटी जब ज्यादा हो जाती है, हमारी बॉडी में जब वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, उस कंडीशन में हमारी स्किन में एक ग्लैंड होती है, सेबिट ग्लैंड बोलते हैं उसको, सेबिट ग्लैंड होती है। वो ग्लैंड क्या कर रही है, उस वाटर को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने में हेल्प करती है। वाटर के साथ साथ में जो स्किन है वो नाइट्रोजनस से जो सब्सटेंस होती है उनको भी बॉडी से बाहर निकालने में सहायता करती है या हेल्प करती है। तो पहला तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होगा, स्किन, ठीक है। पहला तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो हमने क्या पढ़ा था, किडनी पढ़ा है। दूसरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या हो गई, स्किन। तो स्किन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्यों हुआ, क्योंकि यह हमारी बॉडी में जो वाटर की क्वांटिटी अगर ज्यादा हो रही है तो ऑस्मो रेगुलेशन को बनाए रखने के लिए क्या कर रही है, स्किन में प्रेजेंट जो सेबेट ग्लैंड है वो वाटर को बॉडी से बाहर निकाल रही है और वाटर के साथ साथ में नाइट्रोजन जो सब्सटेंस है उनको भी बाहर निकालती है। तो इस वजह से स्किन क्या होती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। उसी प्रकार हम दूसरे एक्सक्रीटरी ऑर्गन की अगर हम बात करें तो दूसरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन आता है लंग्स। लंग्स के बारे में आपने पढ़ते हो, लंग्स रिस्पायरेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट करवाता है। रिस्पायरेशन की प्रोसेस के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, बाहर की एयर को हमारी बॉडी में इनटेक करते हैं और CO2 को हम अंदर करते हैं, CO2 को हम बाहर निकालते हैं। रिस्पायरेशन की प्रोसेस वो कंप्लीट कौन करवाता है, लंग्स करवाता है। हमारी बॉडी में जो सेलुलर रिस्पायरेशन होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन हमारे सेल के अंदर जो रिस्पायरेशन होता है जिसके फलस्वरूप CO2 का फॉर्मेशन होता है। सेलुलर रिस्पायरेशन में हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस। आपने पढ़ा होगा ग्लूकोज किस में चेंज होता है, पायरुविक एसिड में चेंज होता है, या ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन होता है तब O2 का यूज होता है और CO2 बाहर निकलती है। तो CO2 की अगर हम बात करें तो CO2 हमारी बॉडी के लिए अननेसेसरी प्रोडक्ट होता है या वेस्ट मटेरियल होता है। हमारी बॉडी में CO2 का कोई उपयोग नहीं होता है। तो उस CO2 को बॉडी से बाहर कौन निकाल रहा है, लंग्स निकालता है। तो लंग्स भी क्या होता है, एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। तीसरी हम बात करते हैं लिवर के बारे में। लिवर, तो लिवर भी यहाँ पे क्या करता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन का कार्य करता है। देखो लिवर में एक सेल्स होती है, उसको बोलते हैं हिपेटिक सेल्स, है ना, हिपेटिक सेल्स। तो हिपेटिक जो सेल्स है वो क्या कर रही है, जो नाइट्रोजनस जो सब्सटेंस होती है, हिपेटिक सेल्स से नाइट्रोजनस जो सब्सटेंस होते हैं या नाइट्रोजन सब्सटेंस की जो एमिनो एसिड होते हैं उसको चेंज कर देते हैं, किसमें, अमोनिया में। और अमोनिया को किसमें चेंज कर देते हैं, यूरिया या यूरिक एसिड में। और यूरिया को हमें यूरिया जो ब्लड के माध्यम से कहाँ पे पहुंच रही है, किडनी में, और किडनी यूरिया को वाटर के साथ मिक्स करके यूरिन के रूप में बॉडी से बाहर आउट कर देती है। इसके साथ साथ लिवर बाइल पिगमेंट का निर्माण भी करता है या फॉर्मेशन करता है। तो ये 3 अन्य एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। पहला तो हो गया स्किन, दूसरा हो गया लंग्स, तीसरा हो गया लिवर। तो स्किन किस प्रकार से एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, कि स्किन हमारी बॉडी में अगर वाटर की क्वांटिटी अगर ज्यादा हो रही है और साथ साथ में नाइट्रोजन जो सब्सटेंस होते हैं उनको बॉडी से आउट करवाती है, एक्सक्रीट करवाती है, किसके माध्यम से, सेबेट ग्लैंड के माध्यम से। दूसरा लंग्स की अगर हम बात करें तो सेलुलर रिस्पायरेशन के द्वारा जो CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है
वो CO2 हमारी बॉडी के लिए क्या होती है, वेस्ट होती है, वेस्ट मटेरियल होती है। तो उसको आउट करने में कौन हेल्प करता है, लंग्स करता है, या लंग्स उसको बॉडी से बाहर आउट करवाता है। तो लंग्स भी क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। इनके बाद में लीवर की अगर हम बात करें तो लीवर की अगर हम बात करें तो लीवर क्या कर रहा है, लीवर जो नाइट्रोजन से जो सब्सटेंस की जो एमिनो एसिड होते हैं उनको ट्रांसफॉर्मिंग करता है, इसमें अमोनिया में। अमोनिया क्या होती है, ज्यादा हार्मफुल होती है किसके बजाय, यूरिया के बजाय। तो उस कंडीशन में वो अमोनिया को चेंज कर रहा है किसमें, यूरिया में। यूरिया में चेंज करने के बाद वो ब्लड के माध्यम से किडनी में जा रहा है और किडनी उसको यूरिया को वाटर के साथ मिक्स करके यूरिन का फॉर्मेशन कर बॉडी से आउट करवाता है, और साथ साथ में लीवर बाइल मूवमेंट का फॉर्मेशन भी कर रहा है। तो ये तो होगा अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। अब हम बात करेंगे डिसऑर्डर रिलेटेड टू एक्सक्रिएशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिसऑर्डर रिलेटेड टू एक्सक्रिएशन। यदि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम एबनॉर्मल हो जाता है या प्रॉपर ढंग से अपना कार्य नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी डिजीज या एबनॉर्मलिटीज उत्पन्न होती है। तो उस डिजीज के बारे में या उस डिसऑर्डर के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला डिसऑर्डर आता है यूरेमिया। तो यूरेमिया क्या होती है, यूरेमिया यदि हमारी बॉडी में यूरिया की क्वांटिटी, हमारी बॉडी के ब्लड में यूरिया की क्वांटिटी अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो वह स्टेज कौन सी कराती है, यूरेमिया। तो यूरेमिया क्या मैंने क्या लिखा है, 10 to 30 मिलीग्राम पर 100 ml। डिजीज कौन सी है या डिसऑर्डर कौन सा है, यूरेमिया। डिसऑर्डर होगा यूरेमिया। और उनके बाद में यूरेमिया डिजीज क्या है, ब्लड में यूरिया की क्वांटिटी का बढ़ जाना। अब कितनी क्वांटिटी का बढ़ जाना, 10-30 मिलीग्राम पर 100 ml, ठीक है ना। हमारी बॉडी में अगर हमारी बॉडी के ब्लड में कितने ब्लड में 100 ml ब्लड में कितनी यूरिया बढ़ रही है, 10 to 30 ml, तो कौन सी स्टेज उत्पन्न होती है, यूरेमिया स्टेज या डिसऑर्डर उत्पन्न होता है। और यदि इतनी मिलीग्राम यूरिया बढ़ जाती है, इंक्रीजिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन में उस पेशेंट में या उस ह्यूमन की डेथ हो जाती है। हो गया यूरेमिया। तो यूरेमिया के बारे में क्या है कि यदि अपनी किडनी है जो बार बार बॉडी से यूरिया को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर रही है और किडनी अगर अपना कार्य प्रॉपर ढंग से नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन में ब्लड में यूरिया की क्वांटिटी बढ़ेगी। अब ब्लड में अगर यूरिया की क्वांटिटी 10 to 30 मिलीग्राम पर 100 ml से ज्यादा हो जाती है, तब ह्यूमन बॉडी की या पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो उस स्टेज को या उस डिसऑर्डर को हम बोलते हैं यूरेमिया। अब दूसरा आता है गाउट। दूसरी स्टेज या दूसरा डिसऑर्डर आता है गाउट। देखो गाउट की अगर हम बात करें तो गाउट एक हेरिडेटरी डिजीज होती है। हेरिडेटरी डिजीज का क्या हुआ यहाँ पे कि यह डिजीज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है या जेनेटिकल डिजीज होती है, ठीक है ना। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होने वाली डिजीज है, हेरिडेटरी डिजीज है, ठीक है ना। तो इस डिजीज में क्या होता है कि इस डिजीज में ब्लड में यूरिक एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है। यूरिक एसिड इंक्रीज इन ब्लड में क्या है, यूरिक एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है। देखो हमारी बॉडी में जो लीवर के द्वारा यूरिया का निर्माण हो रहा है, ये भी मैंने बताया, लीवर के द्वारा किसका निर्माण हो रहा है, यूरिया का निर्माण हो रहा है। अब यूरिया कन्वर्ट हो रहा है किसमें, यूरिक एसिड में। अब यूरिक एसिड कहाँ पे, इन ब्लड में। तो ब्लड में क्या हो जाती है, यूरिक एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है और यूरिक एसिड का जमाव होना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पे, जॉइंट पार्ट में। जॉइंट पार्ट में इसका क्या होता है, जमाव होना स्टार्ट हो जाता है जॉइंट पार्ट में एंड किडनी टिश्यूज में। किडनी के जो टिश्यूज होते हैं उसमें उनका जमाव होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये स्टेज कौन सी कहलाती है, गाउट डिजीज या गाउट डिसऑर्डर या गाउट डिजीज बोलते हैं इसको, ठीक है। तो गाउट डिजीज में क्या है, हेरिडेटरी डिजीज है। पहली बात तो क्या है, हेरिडेटरी डिजीज है। और इस डिजीज में होता क्या है, यूरिक एसिड की क्वांटिटी इंक्रीज होती है किसमें, ब्लड में, जिसकी वजह से ये यूरिक एसिड का जमाव होना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पे, जॉइंट पार्ट कौन सी किसका है, जहाँ पे दो बोन्स आपस में मिलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट। तो उस जॉइंट पार्ट में उनका जमाव होना स्टार्ट हो जाता है। साथ साथ में किडनी की जो टिश्यूज है वहां पर भी यूरिक एसिड जमना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब तीसरी डिजीज की बात करते हैं, किडनी स्टोन्स के बारे में। किडनी स्टोन्स हम सामान्य भाषा में इसको बोलते हैं पथरी पड़ना, है ना। तो किडनी स्टोन्स की अगर हम बात करें तो इसमें 13 सब्सटेंस होते हैं। एक तो होता है क्रिस्टल, यूरिक एसिड की क्रिस्टल। दूसरा होता है कैल्शियम ऑक्सलेट
और तीसरा होता है फॉस्फेट साल्ट। ये तीन चीजें कौन कौन सी है? यूरिक एसिड की क्रिस्टल या क्रिस्टल ऑफ यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट एंड फॉस्फेट साल्ट। इनका जमाव हो जाता है कहाँ पे? पेल्विस रीजन में। पेल्विस के बारे में हमने पीछे पढ़ा है, जहां से जो किडनी होती है, किडनी से जहां से यूरिनरी जो ट्यूबुल्स निकलती है, यूरेटर निकलता है ना, तो यूरिनरी ट्यूबुल्स या यूरेटर का जो अगर एंटीरियर पार्ट जो कीप लाइक होता है ना, तो उस कीप लाइक भाग को हम क्या बोलते हैं? पेल्विस बोलते हैं। तो उस पेल्विस रीजन में इन तीनों सब्सटेंस का क्या हो जाता है? जमाव हो जाता है, ठीक है ना। तो यूरिक एसिड की क्रिस्टल, कैल्शियम ऑक्सलेट एंड फॉस्फेट साल्ट, इनका जमाव हो रहा है, इनका डिपोजिट हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? पेल्विस रीजन में। अब जब इनका पेल्विस रीजन में जमाव होगा तब क्या है? जो यूरिन किडनी में जो यूरिन का निर्माण हो रहा है वो कहां तक नहीं पहुंच पाएगा? यूरिनरी ब्लैडर तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से वहां पे क्या होता है? पेन होता है, दर्द होता है या पेन होता है। तो उस अवस्था या उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? किडनी स्टोन्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है ब्राइट डिजीज या इसको बोलते हैं नेफ्रिटाइटिस। ब्राइट डिजीज या नेफ्रिटाइटिस दोनों एक ही है, ब्राइट डिजीज या नेफ्रिटाइटिस, ठीक है ना। तो ब्राइट डिजीज में क्या होता है? बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है। बैक्टीरिया की फैमिली आती है स्ट्रेप्टोकोकाई फैमिली, स्ट्रेप्टोकोकाई। तो यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकाई नामक जो बैक्टीरिया है उनका इन्फेक्शन हो जाता है कहाँ पे? ग्लोमेरुलस में। कहाँ पे इन्फेक्शन होगा? कि नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस पार्ट है वहां पे उनका इन्फेक्शन हो जाता है। अब हमने ग्लोमेरुलस के बारे में बात की थी ना, ग्लोमेरुलस होता क्या है? कैपिलरीज का जो मास हमने पढ़ा था, इफ्लेंट जो आर्टरी आगे जाकर के बहुत सारी थीन कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, और उन थीन कैपिलरीज को कंबाइंड रूप से हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और उसी ग्लोमेरुलस में क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, जिसके द्वारा फिल्ट्रेट मटेरियल छनता है ना, ब्लड छनता है। तो जब इस जीवाणु का स्ट्रेप्टोकोकाई जीवाणु का जब क्या होता है? इन्फेक्शन होता है, तो उस कंडीशन में ग्लोमेरुलस की जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाती है। अगर वो मेम्ब्रेन अगर डैमेज हो जाती है तब फिल्ट्रेट मटेरियल में आरबीसी एंड प्रोटीन भी आ जाती है, जिसकी वजह से ब्लड में आरबीसी व प्रोटीन का क्या होता है? लॉस हो जाता है, और ये आरबीसी व प्रोटीन यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकलता है। तो ये स्टेज क्या कहलाती है? ब्राइट डिजीज कहलाती है, या इसको नेफ्रिटाइटिस भी बोलते हैं, ठीक है। पांचवी चीज आती है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइको वर्ड बना ग्लूकोज से, है ना। तो यदि यूरिन में ग्लूकोज की प्रेजेंस है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। अगर यूरिन में ग्लूकोज की उपस्थिति है या प्रेजेंस है, तो उस अवस्था या उस डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। देखो करते हैं ना, कई बार यूरिन टेस्ट करते हैं, तो यूरिन टेस्ट में ग्लूकोज है या नहीं, यह टेस्ट भी किया जाता है। तो यूरिन में अगर ग्लूकोज प्रेजेंस है तो उस डिसऑर्डर या उस डिजीज को क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसूरिया डिजीज या डिसऑर्डर बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ग्लाइकोसूरिया डिजीज उत्पन्न क्यों होती है, इसका क्या रीजन है? तो यहाँ पे हम बात करते हैं इंसुलिन हार्मोन के बारे में। आपने पढ़ा होगा दो हार्मोन के बारे में, एक तो होता है इंसुलिन हार्मोन, दूसरा होता है ग्लूकागोन हार्मोन, नाम सुना होगा। तो ग्लूकागोन हार्मोन तो क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। आपने एक डिजीज भी सुनी होगी, डायबिटीज डिजीज। और डायबिटीज डिजीज में क्या होता है? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अगर बढ़ेगा, एक लिमिट क्वांटिटी से अगर ज्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में कौन सा रोग होता है? डायबिटीज रोग होता है। तो सेम टू सेम यही कंडीशन है। हमारी बॉडी क्या कर रही है? इंसुलिन हार्मोन का निर्माण या सिक्रेशन कम कर रही है। अब इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन कम होगा तब क्या है? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तब नेफ्रॉन में क्या होगा? ब्लड में से ग्लूकोज फिल्ट्रेट होगा, और फिल्ट्रेट होगा तब क्या है? ग्लूकोज यूरिन के रूप में बॉडी से बाहर निकलेगा। तो ये डिजीज क्या कहलाती है? ग्लाइकोसूरिया डिजीज या एबनॉर्मल डिजीज हो सकते हैं। अब नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डायसूरिया के बारे में। डायसूरिया, अब डायसूरिया क्या होती है? डायसूरिया होती है जब हम यूरिन को अगर हम पासिंग कर रहे हैं, यूरिन का विसर्जन करते हैं, तो उस कंडीशन में अगर हमें पेन हो रहा है तो वह स्टेज क्या कहलाती है? डायसूरिया।
ठीक है। उनके बाद आता है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया क्या होती है? एक सामान्य अवस्था से, नॉर्मल स्टेज से या नॉर्मल क्वांटिटी से अगर ज्यादा मात्रा में यूरिन का निर्माण हो रहा है हमारी बॉडी में, अगर हमारी बॉडी में नॉर्मल क्वांटिटी से जितना यूरिन का निर्माण होना चाहिए उनसे ज्यादा अगर यूरिन का निर्माण हो रहा है तो उस अवस्था या उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? पॉलीयूरिया बोलते हैं, पॉलीयूरिया। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ यूरिन, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ यूरिन, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ यूरिन, यूरिन की क्वांटिटी या वॉल्यूम का बढ़ना, पॉलीयूरिया। नेक्स्ट आता है सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस एक तो हमने यहाँ पे पढ़ा है ब्राइट डिजीज। ब्राइट डिजीज में भी क्या हो रहा है? बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो रहा है। स्ट्रेप्टोकोक्काई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कहाँ पे हो रहा है? ग्लोमेरुलस में हो रहा है। सिस्टाइटिस में भी क्या होता है? बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कहाँ पे होता है? यूरिनरी ब्लैडर में होता है। ठीक है ना। यूरिनरी ब्लैडर में भी हमने पढ़ा था कि यूरिनरी ब्लैडर क्या होती है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर वाला, बैग लाइक होता है, मस्कुलर होता है ना। और जो काम का फंक्शंस क्या होता है यूरिनरी ब्लैडर का? यूरिन का स्टोरेज करना, उस समय के लिए यूरिन का स्टोरेज करना, है ना। तो उस यूरिनरी ब्लैडर में क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है। किसका? बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर के जो टिश्यूज होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और हमें क्या होता है? पेन होता है। तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? सिस्टाइटिस। उनके बाद में नेक्स्ट आते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। नेक्स्ट डिसऑर्डर आता है डायबिटीज इंसिपिडस। और डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है? एडीएच हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन होता है। अब एडीएच हार्मोन क्या होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच हार्मोन की फुल फॉर्म क्या होती है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है ना। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो एडीएच हार्मोन है, एडीएच हार्मोन का कार्य मैंने कल आपको बताया था कि एडीएच हार्मोन अपने ब्रेन के द्वारा सीक्रेट होता है और इसका टारगेट ऑर्गन क्या होता है? नेफ्रॉन का डीसीटी पार्ट होता है। यह डीसीटी पार्ट पर आता है और जल व आयनों के पुनर्शोषण को बढ़ाता है। यदि इस एडीएच हार्मोन का सीक्रेशन हमारी बॉडी में अगर कम हो रहा है तब जल व आयनों का पुनर्शोषण क्या होगा? बहुत कम होगा और वो आयन या जल क्या है? बॉडी से बाहर निकलेगा तो यूरिन की क्वांटिटी क्या होगी? ज्यादा होगी या इंक्रीजिंग होगी। तो उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस में क्या हो रहा है? हाइपोसिक्रेशन। हाइपोसिक्रेशन में क्या है? कम 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 हो रहा है ना। तो हाइपोसिक्रेशन कम हो रहा है एडीएच, तो कम होगा तब क्या? डीसीटी वाले पार्ट में क्या होता है? जल का पुनर्शोषण कम होगा। अब जल का पुनर्शोषण कम होगा तब क्या? जल यूरिन के साथ या वाटर यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकलेगा तो यूरिन की क्या है? यूरिन की क्वांटिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। उनके बाद आता है ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया, ओलिगोयूरिया क्या होता है? एक नॉर्मल क्वांटिटी से अगर कम क्वांटिटी में, अगर ज्यादा क्वांटिटी में बन रहा है तो उसको तो हम क्या बोलते हैं? पॉलीयूरिया। अगर नॉर्मल क्वांटिटी से अगर कम क्वांटिटी में अगर यूरिन का निर्माण हो रहा है तो उसको बोलते हैं ओलिगोयूरिया। तो याद रखना, एक तो पॉलीयूरिया, दूसरा ओलिगोयूरिया। पॉलीयूरिया में तो क्या हो रहा है? ज्यादा बन रहा है यूरिन और ओलिगोयूरिया में क्या बन रहा है? कम बन रहा है यूरिन, लेस बन रहा है। तो यूरिन प्रोड्यूस लेस अमाउंट नॉर्मल क्वांटिटी से। ठीक है। उनके बाद आता है प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया नाम से पता चल रहा है यदि यूरिन के साथ प्रोटीन बॉडी से बाहर निकल रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटीन यूरिया। तो इंक्रीज ऑफ प्रोटीन क्वांटिटी इन यूरिन। यदि यूरिन में प्रोटीन की क्वांटिटी अगर बढ़ रही है या यूरिन के साथ अगर प्रोटीन भी बॉडी से बाहर निकल रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन यूरिया। उनके बाद में आता है एल्बुमिन। एल्बुमिन, तो एल्बुमिन भी क्या होती है? प्रोटीन का एक टाइप होता है। अगर एल्बुमिन भी हमारी यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकल रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्बुमिनुरिया। ठीक है। उनके बाद में आता है कीटोनुरिया। कीटोन बना है कीटोन से। कीटोन जो केमिस्ट्री में आप जो पढ़ते हो ना, कीटोन। तो यदि कोई भी कीटोन जैसे कि एसिटिक एसिड जो कि एक कीटोन है ना। तो यदि एसिटिक एसिड लाइक कीटोन बॉडी है वो हमारी बॉडी से अगर यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकल रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कीटोनुरिया। ठीक है ना। कीटोनुरिया क्या हो गई? यदि कीटोन बॉडी लाइक एसिटिक एसिड अगर यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकल रही है तो वह एबनॉर्मलिटीज या डिसऑर्डर क्या होता है? कीटोनुरिया होता है। एक आता है हिमेटोयूरिया। हिमेटो वर्ड बना है यहाँ पे आरबीसी। ठीक है ना। यदि यूरिन के साथ आरबीसी अगर बॉडी से बाहर निकल रही है, यूरिन के साथ अगर बॉडी से आरबीसी अगर बाहर निकल रही है तो वो डिसऑर्डर क्या होता है? हिमेटोयूरिया होता है। एक होता है हीमोग्लोबिन यूरिया। यदि हीमोग्लोबिन बाहर निकल रहा है, वहां पे तो आरबीसी बाहर निकल रही है और यहाँ पे हीमोग्लोबिन बाहर निकल रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन यूरिया।
अब दोनों ही स्थिति में यूरिन का कलर कैसा होता है? रेड होता है। दोनों स्थिति में यूरिन का कलर कैसा होगा? रेड होगा, क्योंकि आरबीसी भी रेड होती है और हीमोग्लोबिन भी रेड होता है। तो यदि यूरिन का कलर अगर पिंक कलर आ रहा है या रेड कलर आ रहा है तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं? या तो हीमेटोयूरिया या फिर हीमोग्लोबिन यूरिया। एक आती है पायरिया डिसऑर्डर। तो पायरिया डिसऑर्डर में क्या होता है? यूरिन के साथ पस सेल्स ये यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकलती है। पस सेल्स मवाद होता ना, पस को बोलते हैं मवाद पड़ जाती है। तो अगर वो सेल्स अगर यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकल रही है या यूरिन के साथ में अगर मवाद आ रहा है या पस आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पायरिया बोलते हैं। उनके बाद में आती है जुंडाइस या जूंडिस। तो जूंडिस में क्या होता है? यदि बाइल पिगमेंट यूरिन के साथ ज्यादा हाई क्वांटिटी में अगर बाइल पिगमेंट यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकल रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जूंडिस। ठीक है ना? तो इस कंडीशन में जूंडिस जो डिसऑर्डर में क्या होता है? अपने यूरिन का जो कलर होता है वो डार्क येलो कलर होता है, डार्क येलो कलर। और यहाँ पे डार्क येलो कलर किसकी वजह से होता है? बाइल पिगमेंट की वजह से होता है, क्योंकि बाइल पिगमेंट का जो कलर होता है वो येलो होता है। उनके बाद में एल्केप्टोन का भी नाम आपने सुना होगा। तो एल्केप्टोन यदि यूरिन के साथ हमारी बॉडी से अगर एल्केप्टोन बॉडी से बाहर निकल रहा है ना, तो उसको हम बोलते हैं एल्केप्टोन्यूरिया। अब एल्केप्टोन्यूरिया का दूसरा नाम होता है ब्लैक यूरिन डिजीज। ठीक है ना? तो ब्लैक यूरिन डिजीज क्यों बोलते हैं एल्केप्टोन्यूरिया को? क्योंकि एल्केप्टोन जो यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकल रहा है तो यूरिन हवा के संपर्क में आएगा तो यूरिन का कलर कैसा हो जाता है? ब्लैक हो जाता है, क्योंकि एल्केप्टोन होता है, एल्केप्टोन हवा के संपर्क में आते कैसा हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। अब यूरिन के साथ में एल्केप्टोन बॉडी से बाहर निकल रहा है तो जो ही एल्केप्टोन युक्त यूरिन जब हवा के संपर्क में आता है तो कैसा हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। तो इस वजह से इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं? एल्केप्टोन्यूरिया बोलते हैं। ठीक है? तो ये अबाउट 18 डिजीज है। तो 18 डिजीज के बारे में आपको याद रखना है। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। सबसे पहले डिजीज आती है, सबसे पहला डिसऑर्डर आता है यूरेमिया। नाम से पता है यूरिया की मात्रा बढ़ रही है किसमें? ब्लड में बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? 10 to 30 मिलीग्राम पर 100 ml। 10 to 30 ग्राम पर 100 ml यूरिया की मात्रा अगर बॉडी में बढ़ रही है तो उस अवस्था या उस डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? यूरेमिया। और इस कंडीशन में पेशेंट की या ह्यूमन बॉडी की डेथ भी हो सकती है। दूसरी हम बात करते हैं गाउट। तो गाउट के बारे में आपको सबसे पहली बात हेरिडेटरी डिजीज होती है। ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होने वाले डिजीज है, जेनेटिकल डिजीज है ना? और गाउट डिजीज में क्या होता है? ब्लड में यूरिक एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है। जब ब्लड में यूरिक एसिड की क्वांटिटी बढ़ेगी तो यूरिक एसिड का जमाव होना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पे? जॉइंट पार्ट में एंड किडनी के टिश्यूज में। ठीक है? नेक्स्ट डिजीज आती है किडनी स्टोन्स। तो किडनी स्टोन्स में 3 सब्सटेंस होते हैं। एक तो यूरिक एसिड की क्रिस्टल, कैल्शियम ऑक्सलेट व फॉस्फेट सॉल्ट। तो ये इन तीनों का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पे? पेल्विस रीजन में। कहाँ पे? पेल्विस रीजन में। तो इस वजह से जो यूरिन है, नेफ्रॉन के द्वारा जो यूरिन का निर्माण हो रहा है वो यूरिनरी ब्लड तक नहीं पहुंच पाता है और हमें क्या होता है? पेन होता है। तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? किडनी स्टोन्स बोलते हैं। एक आती है ब्राइट डिजीज या नेफ्रिटाइटिस। तो ब्राइट डिजीज में क्या होता है? एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है। कहाँ पे? ग्लोमेरुलस में। तो इस वजह से ग्लोमेरुलस की जो मेम्ब्रेन वो परमिबियल हो जाती है, हाई परमिबियल हो जाती है। किसके लिए? ब्लड प्रोटीन एंड आरबीसी के लिए वो परमिबियल हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोटीन व जो आरबीसी वो फिल्ट्रेट होकर कहाँ पे आ जाते हैं? फिल्ट्रेट मटेरियल में, जो यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो ये डिसऑर्डर क्या कहता है? ब्राइट डिजीज। उनके बाद में आता है ग्लाइकोसूरिया। तो ग्लाइकोसूरिया अगर यूरिन में ग्लूकोज की प्रेजेंस है तो वो डिसऑर्डर क्या होता है? ग्लाइकोसूरिया होता है। नेक्स्ट आता है डाइसूरिया। तो डाइसूरिया क्या होता है? यदि यूरिन का जब हम पासिंग करते हैं, यूरिन को अगर हम त्याग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में अगर हमें पेन हो रहा है तो वो स्टेज या डिसऑर्डर क्या है? डाइसूरिया। उनके बाद आता है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया क्या होता है? यदि यूरिन की अमाउंट या वॉल्यूम बढ़ रहा है एक नॉर्मल क्वांटिटी में अगर यूरिन जो बन रहा है उसी जगह ज्यादा क्वांटिटी में अगर यूरिन या वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीयूरिया। एक आता है सिस्टाइटिस भी होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, लेकिन यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है यूरिनरी ब्लैडर में,
जिसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर क्या हो जाता है, डैमेज, मैकेनिकल डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, पेन होता है। अब नेक्स्ट आता है डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, एडिज हार्मोन का कम सीक्रेशन होता है या हाइपो सीक्रेशन होता है, जिसकी वजह से वाटर का पुनर्शोषण नहीं हो पाता है और वाटर यूरिन के साथ ज़्यादा बाहर निकलता है या यूरिन की अमाउंट या वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्या है, डायबिटीज इंसिपिडस है। इनके बाद में आती है ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया में क्या होता है, यूरिन की क्वांटिटी कम बनती है। प्रोटीन यूरिया में क्या होता है, यूरिन के साथ प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलता है। एल्बुमिन एरिया में क्या होता है, एल्बुमिन बाहर निकल रहा है यूरिन के साथ। कीटोन यूरिया में क्या है, कीटोन बॉडी लाइक एसिटिक एसिड यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकलता है। हेमेटोन यूरिया में क्या होता है, आरबीसी बाहर निकलती है यूरिन के साथ। हीमोग्लोबिन यूरिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन बाहर निकलता है यूरिया के साथ। और पायरिया में क्या होता है, पस सेल्स यूरिन के साथ बाहर निकलती है। और जूटिस बाइल में क्या होता है, जूटिस में क्या होता है, बाइल पिगमेंट बॉडी से बाहर निकलता है, जिसकी वजह से यूरिन का कलर डार्क येलो हो जाता है। और लास्ट आता है एल्केप्टोनूरिया, जिसमें एल्केप्टोन यूरिन के साथ बाहर निकलता है। वह यूरिन अगर हवा के संपर्क में आता है तो ब्लैक हो जाता है, जिसकी वजह से इस डिजीज को हम बोलते हैं ब्लैक यूरिन डिजीज। तो यह तो हो गया डिसऑर्डर। अब हम बात करते हैं हेमोडायलिसिस के बारे में। हेमोडायलिसिस तो स्टूडेंट्स साहब, हमें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे हेमोडायलिसिस के बारे में। तो हेमोडायलिसिस हमें जो पीछे जो हमने डिसऑर्डर हमने बात की थी, तो डिसऑर्डर में ना हमने यही देखा है कि जो किडनी अपना प्रॉपर कार्य नहीं कर पा रही है, प्रॉपर ढंग से अपना कार्य नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ह्यूमन में ये अबाउट हमने 18 डिजीज पढ़ी है, ये 18 डिजीज हो जाती है, ठीक है ना। तो कई बार किडनी फेलियर हो जाती है, किडनी फेल हो जाती है, किडनी अपना कार्य प्रॉपर नहीं कर पाती है। अब कार्य प्रॉपर नहीं कर पाती तो उस कंडीशन में हमारे ब्लड में यूरिया की क्वांटिटी बढ़ेगी। अब यूरिया की जब क्वांटिटी बढ़ेगी तब कौन सी अवस्था उत्पन्न होगी, यूरेमिया अवस्था या यूरेमिया डिजीज उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो किडनी यूरिया को बॉडी से बाहर नहीं निकाल रही है, क्योंकि किडनी क्या हो गई, डैमेज हो गई है या फिर फेलियर हो गई है या अबनॉर्मलिटीज हो गई है उसमें, है ना। तो किडनी तो अपना काम नहीं कर रही है। तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को कुछ समय के लिए जिंदा रख सकते हैं। आर्टिफिशियल पेशेंट को हम कुछ समय के लिए जिंदा रखने के लिए या सर्वाइवल बनाए रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक आर्टिफिशियल टेक्निक का यूज कर रहे हैं। हम आर्टिफिशियल टेक्निक का यूज करते हैं और उस टेक्निक का नाम आता है हेमोडायलिसिस, है ना। तो हेमोडायलिसिस की प्रोसेस के द्वारा हम क्या करते हैं, हेमोडायलिसिस की जो टेक्निक या प्रोसेस है, उस प्रोसेस के द्वारा हम क्या करें, जो पेशेंट है जिसमें किडनी फेलियर हो चुकी है, किडनी अपना काम नहीं कर रही है, तो उसमें ब्लड में यूरिया को हम आर्टिफिशियल रूप से बॉडी से बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, हेमोडायलिसिस कहलाती है, कि एक आर्टिफिशियल टेक्निक के द्वारा यूरिया को बॉडी से आउट करने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेमोडायलिसिस प्रोसेस, ठीक है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले एक आर्टिफिशियल रेनाल डिवाइस का यूज करते हैं। इस प्रोसेस में हम करते कैसे, वो प्रोसेस आपको एक बार समझनी है। तो सबसे पहले हम उस जिस पेशेंट में किडनी अपना काम नहीं कर पा रही, तो उस पेशेंट की जो मेन आर्टरी होती है, उस आर्टरी में से हम ब्लड को बॉडी से बाहर निकालेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट जिसकी किडनी प्रॉपर ढंग से कार्य नहीं कर पा रही है, उसके ब्लड में यूरिया की क्वांटिटी 30 मिलीग्राम पर 100 ml से ज्यादा जा रही है, तो उस पेशेंट की जो मेन आर्टरी होती है, उस आर्टरी में से उनके ब्लड को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम क्या करेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम उसको ठंडा करते हैं। किसको, उस ब्लड को। अब ब्लड जो ही बॉडी से ब्लड बाहर आता तक क्या, ब्लड में ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म होती है। तो ब्लड में ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म को नहीं होने या रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें हिपेरिन मिलाते हैं। हिपेरिन क्या होता है, एंटी कोगुलेटेड मटेरियल होता है हिपेरिन, ठीक है ना। तो उसमें उस ब्लड में हम क्या करेंगे, हिपेरिन मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, ये ब्लड है,
ब्लड को हमने मेन आर्टरी के द्वारा निकाला। सबसे पहले हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम इसको हमने ठंडा किया। ठंडा करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसमें हिपेरिन मिक्स कर देंगे। समझे? अब हिपेरिन मिक्स करने के बाद में हम जो आर्टिफिशियल रेनाल्ट जो डिवाइस होती है, उस डिवाइस में से उस ब्लड को गुजारते हैं हम। अब ये जो ब्लड है, उस ब्लड को हम क्या है, इसमें से गुजारेंगे। आर्टिफिशियल रेनाल्ट डिवाइस में से हम उसको गुजारेंगे। अब आर्टिफिशियल रेनाल्ट डिवाइस की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल रेनाल्ट डिवाइस है वो बहुत सारी या मेनी ट्यूबुल्स से मिलकर बनी हुई होती है। बहुत सारी ट्यूबुल्स या मेनी ट्यूबुल्स से मिलकर बनी हुई होती है और प्रत्येक ट्यूबुल्स के चारों ओर क्या है, सेरोफिन की एक मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? सेरोफिन की एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैंने एक ही ट्यूबुल शो किए हैं। ठीक है ना? तो एक ट्यूबुल है, उस ट्यूबुल के चारों क्या है, सेरोफिन की मेम्ब्रेन है। अब उस ब्लड को हम उसमें से क्या कर रहे हैं, गुजार रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हमें गुजार रहे हैं। देखो सबसे पहले तो हम पेशेंट जिसमें किडनी प्रॉपर ढंग से कार्य नहीं कर पा रही है, उस पेशेंट के मेन आर्टरी में से हमने ब्लड को बाहर निकाला। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हमने इसको क्या किया, कोल्ड किया या ठंडा किया। ठंडा करने के बाद में हम क्या करें, उसमें हिपेरिन नामक एंटीकोगुलेटेड मिक्स कर रहे हैं, जिसके वजह से उस ब्लड में ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म नहीं होगी। उनके बाद में हम क्या कर रहे हैं, उस ब्लड को सेलोफिन मेम्ब्रेन युक्त जो ट्यूबुल्स है, मेनी ट्यूबुल्स है, उसमें से उस ब्लड को हम क्या करेंगे, गुजारेंगे। अब इस सेलोफिन मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो सेलोफिन मेम्ब्रेन परमेबल होती है किसके लिए, यूरिया के लिए। सेलोफिन मेम्ब्रेन परमेबल किसके लिए है, यूरिया के लिए। और अदर के लिए क्या होती है, अनपरमेबल होती है। तो यहाँ पे जो ही ये ब्लड यहाँ पे से गुजरेगा, यहाँ पे से गुजरेगा, तो इस ब्लड में जो यूरिया होती है वो कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे एक तरल पदार्थ या लिक्विड मटेरियल भरा हुआ होता है। यहाँ पे क्या है, लिक्विड मटेरियल है। ठीक है ना? तो जो भी ब्लड इससे ट्यूबुल में से गुजरेगी, तब ये यूरिया जो यहाँ पे ट्यूबुल से जो ब्लड है, उस ब्लड में से निकलकर यूरिया कहाँ पे आ जाएगी, इस लिक्विड मटेरियल में से आ जाएगी, सेलोफिन झिल्ली। तो सेलोफिन झिल्ली के बारे में मैंने अभी बताया कि सेलोफिन झिल्ली परमेबल होती है किसके लिए, या पारगम्य होती है किसके लिए, यूरिया के लिए पारगम्य या परमेबल होती है। जबकि अदर जो सब्सटेंस होते हैं या ब्लड के जो अदर सब्सटेंस होती है, जैसे आरबीसी है, प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स है, ग्लूकोज वगैरह, उनके लिए क्या होती है, वो अनपरमेबल होती है। ठीक है ना? तो यहाँ पे यूरिया कहाँ पे आ जाएगी, इस में आ जाएगी। जो ही आगे ब्लड बढ़ जाएगा यूरिया, तो यहाँ तक जब ब्लड पहुंचेगा तब उस ब्लड में से कंप्लीट जो यूरिया है वो निकल चुकी होती है। उस ब्लड में से कंप्लीट यूरिया इस लिक्विड मटेरियल में आ चुकी होती है। अब इस जो ब्लड है, इस ब्लड को हम क्या करते हैं, सबसे पहले बॉडी के टेम्परेचर पर हम क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे। बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और गर्म करने के बाद में एंटी हिपेरियन उसमें मिलाते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, एंटी हिपेरियन उसमें मिक्स करते हैं। और मिक्स करने के बाद में उसको वापस पेशेंट में चढ़ा दिया जाता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, हेमोडायलिसिस कहलाती है। और इस प्रोसेस के द्वारा हम पेशेंट का कुछ समय तक जो लाइफ स्पान है वो हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना? तो ये हो गई हेमोडायलिसिस। तो हेमोडायलिसिस क्या होती है, हेमोडायलिसिस के बारे में आपको क्या बताना है कि यदि कोई मनुष्य या कोई ह्यूमन है जिसमें यूरेमिया अवस्था उत्पन्न हो रही है या उसके ब्लड में यूरिया की क्वांटिटी अगर ज़्यादा बढ़ रही है, उनकी किडनी प्रॉपर ढंग से कार्य नहीं कर पा रही, उस कंडीशन में हम एक आर्टिफिशियल रेनाल डिवाइस के द्वारा उसके ब्लड में से यूरिया को बाहर निकाल रहे हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, हेमोडायलिसिस कहलाती है। ठीक है? और हेमोडायलिसिस की प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस पेशेंट की जो मेन आर्टरी होती है, उस आर्टरी में से ब्लड को उनकी बॉडी से बाहर निकालेंगे। उनके बाद में उसको हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम उसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद में हम एंटीकोगुलेटेड जो हिपेरिन है वो मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में हम उसको क्या, सेलोफिन युक्त जो मेनी ट्यूबुल्स है उसमें से हम उस ब्लड को गुजारते हैं। सेलोफिन जो मेम्ब्रेन होती है वो परमेबल होती है यूरिया के लिए और अनपरमेबल होती है अदर सब्सटेंस के लिए। तो इस वजह से जो ब्लड में जो प्रेजेंस जो यूरिया है वो कहाँ पे आ जाती है, ट्यूबुल्स के बीच में जो लिक्विड मटेरियल है उसमें आ जाती है। तो इस वजह से लास्ट में जब ये बाहर निकलेगा ब्लड, तो उस कंडीशन में उस ब्लड में यूरिया बहुत कम मात्रा में होती है।
ठीक है ना। अब उस ब्लड को हम बॉडी के टेम्परेचर या 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उसको गर्म करते हैं, एंटी वेरियम उसको मिक्स करते हैं और वापस उस पेशेंट को चढ़ा दिया जाता है। तो ये प्रोसेस हेमोडायलिसिस कहलाती है। तो एक तो हेमोडायलिसिस के द्वारा अगर किडनी फेलियर हो या किडनी अबनॉर्मल हो रही है तो हेमोडायलिसिस की प्रोसेस के द्वारा हमें उस पेशेंट की लाइफ स्पान को कुछ समय के लिए बढ़ा सकती है। तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन है ना। तो किडनी का ट्रांसप्लांट करके भी हम जो जिस पेशेंट की जो किडनी खराब हो गई, डैमेज हो गई, अबनॉर्मल हो गई, तो उसको हम दूसरे ह्यूमन की किडनी को ट्रांसप्लांट करके भी हम क्या कर सकते हैं, उसके लाइफ स्पान को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ट्रांसप्लांटेशन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स क्यों आती है कि एक ह्यूमन बॉडी किसी बाह्य पदार्थ को एक्सेप्ट नहीं करती। हमने पढ़ा होगा अपने एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में भी हम बात करते हैं कि कोई बाह्य पदार्थ जिसको हम एंटीजन बोलते हैं हमारे बॉडी में जो ही वो एंटर करेगा तो हमारी बॉडी का जो इम्यूनो सिस्टम होता है, इम्यूनो सिस्टम इसके विरुद्ध क्या करता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है ना। तो एंटीबॉडी का जो फॉर्मेशन कर रहा है यानी उस एंटीजन को किल करने का काम करता है। तो उसी प्रकार जब हम ऑर्गन या टिश्यूज की अगर हम बात करें तो हमारी जो बॉडी है वो किसी दूसरे ह्यूमन की जो ऑर्गन है उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है क्योंकि इसके लिए क्या है, अपना जो इम्यूनो सिस्टम है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो क्लोज रिलेशन वाले होते हैं, एक ही फैमिली के जो मेंबर होते हैं उसमें एक्सेप्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सर्वाधिक होती है। ठीक है। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन हमेशा क्लोज रिलेशन वाले या फैमिली मेंबर के बीच में ही किया जाता है, किडनियों का आदान प्रदान। तो पहली कंडीशन तो ये। दूसरी हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन है वो हम कर सकते हैं मेडिसिन के द्वारा। जब हम किडनी का ट्रांसप्लांटेशन कर रहे होते हैं या कोई भी ऑर्गन उसको हम ट्रांसप्लांटेशन कर रहे होते हैं जिसमें हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उस ट्रांसप्लांट को जिसमें हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उसके ह्यूमन को इम्यूनो सिस्टम उसको हम निष्क्रिय कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं। किसके द्वारा, मेडिसिन के द्वारा, और हम उसको उस ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर देते हैं, है ना। तो ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन है। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन सबसे पहले आपको किडनी ट्रांसप्लांटेशन की आपको डेफिनेशन आपको बतानी है कि जिस ह्यूमन की किडनी फेलियर या अबनॉर्मल हो जाती है तो उस कंडीशन में किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग की किडनी को उसमें ट्रांसप्लांट करना ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है, नॉन एज ट्रांसप्लांटेशन। और ट्रांसप्लांटेशन करने में बहुत सारी दिक्कतें भी आती है लेकिन हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इम्यूनो सिस्टम को हम इसको इनएक्टिव करके या उनके क्लोज रिलेशन वाले जो मेंबर है या ह्यूमन है उसकी हम किडनी को उस पेशेंट में हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ओके। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 25 था। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 23 और इन सब की आप नोट्स प्रिपेयर कर लेना। कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू।